वेलकम टू डिटेल एंड डेप्थ। आज हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके क्लास 9th का पहला चैप्टर है मोशन। यहीं से फिजिक्स की स्टडी शुरू होती है। तो मोशन तो एक ऐसी चीज है ना जिसको हर आदमी समझता है, वो चाहे पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, सभी समझते हैं कि मोशन क्या होता है। जैसे कोई मोटरसाइकिल चल रही हो तो सभी कहेंगे कि ये चल रही है, मोशन में है, और वो रुकी हुई होगी तो कहेंगे कि रुकी हुई है। ये तो सभी समझते हैं, लेकिन हमें इसको साइंटिफिक आधार पर समझना है और मोशन के बारे में डिटेल और डेप्थ में समझना होगा, तब नाम कहेंगे कि ये साइंस है। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि मोशन और रेस्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि ये बॉडी रेस्ट में है और ये बॉडी मोशन में है। जो भी बॉडी मोशन में होती है, टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज होता है, उसकी जगह बदलती है। और जो मोशन में नहीं होता है, जो रेस्ट में होता है, उसकी जगह नहीं बदलती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम, then it is called in motion. And if a body does not change its position with time, then it is called in rest. तो मोशन का मतलब हुआ पोजीशन का चेंज होगा तो हम मोशन कहेंगे, और चेंज नहीं होगा तो उसको हम रेस्ट कहेंगे, है ना। ये जो चेंज इन पोजीशन है ये रिलेटिव होता है। तो मोशन जो है वो रिलेटिव वर्ड है। मतलब कि जब हम कहते हैं कि बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन, तो वो किसी के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करेगी, ये अंडरस्टूड है। तो मोशन और रेस्ट जो है ये रिलेटिव वर्ड है। जैसे एक ट्रेन में बैठा हुआ एक व्यक्ति अपने सामने वाले बर्थ पर बैठे हुए व्यक्ति को रेस्ट में पाता है, लेकिन उसको स्टेशन से देखने वाला व्यक्ति उसी व्यक्ति को मोशन में पाता है। तो ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति के लिए दूसरा व्यक्ति तो रेस्ट में है, लेकिन स्टेशन वाले के लिए वो मोशन में। मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन। लेकिन मोशन एक रिलेटिव चीज है। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो किसी के रेस्पेक्ट में मोशन में है। अब बॉडीज के मोशन कई तरह के हो सकते हैं। अगर वो बॉडी एकदम सीधा स्ट्रेट मूव कर रही है तो कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। बॉडी अगर सर्किल में घूम रही है, एक सर्किल में, जैसे आपने देखा होगा साइकिल चलाने वाले, सर्कस दिखाने वाले होते हैं, वो कई कई दिन तक ऐसे गोल गोल साइकिल चलाते रहते हैं, तो उनका मोशन क्या हुआ? सर्कुलर मोशन हुआ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बॉडी कुछ ऐसे मूव करती हैं कि सर्टेन टाइम के बाद उसी मोशन को दोहराने लगती हैं, रिपीट करने लगती हैं। जैसे सर्कुलर मोशन भी उसी तरह का एक मोशन है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो सर्कुलर मोशन एक तरह का पीरियोडिक मोशन है। इसी पीरियोडिक मोशन में ऑसिलेटरी मोशन भी हम लोग कहते हैं। कोई बॉडी अगर जैसे पेंडुलम है, एक पॉइंट के आगे पीछे अगर ये मूव कर रही है तो इसे हम लोग ऑसिलेशन भी कहते हैं। ये भी पीरियोडिक मोशन भी है, ऑसिलेशन भी है। तो इस तरह के मोशन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जिग जैग मोशन,
कोई ऐसे 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 बॉडी मूव कर रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जिगजैग मोशन हुआ। तो हम लोग मोशन तो कई तरह की हो सकते हैं, लेकिन हमें इस चैप्टर में जो फोकस करना है वो करना है स्ट्रेट लाइन मोशन पर। स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब कि सीधे लाइन पर कोई चीज चल रही है तो उस मोशन की स्टडी करनी है। अब इसमें सबसे पहली बात आएगी कि हम लोग जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगी तो उसके पोजीशन को चेंज को ही तो हम मोशन कहते हैं। तो चेंज इन पोजीशन मोशन हुआ तो हमको तो ये पहले समझना होगा ना कि चेंज ऑफ पोजीशन को कैसे हम लोग शो करें, कैसे उसको एक्सप्रेस करें, कैसे दिखाएं चेंज इन पोजीशन को। तो इसके लिए हम लोग चूंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में हमारा फोकस है तो हम स्ट्रेट लाइन में पोजीशन को कैसे शो करते हैं इसके बारे में हम लोग देखें। तो कहीं भी पोजीशन को दिखाने के लिए हमको एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस की जरूरत होती है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस का मतलब हुआ कि उसी के रिलेटिव हम किसी दूसरे पॉइंट का पोजीशन शो करेंगे। तो ये जिस स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करती है वही उसी लाइन पर हम लोग कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं और उसको कहते हैं ओरिजिन। अब हम लोग जो पोजीशन शो करते हैं इसी के रेस्पेक्ट में पोजीशन किसी बॉडी का शो करते हैं। तो अब इस लाइन के दोनों तरफ जैसे 1 मीटर इधर जाए और 1 मीटर इधर जाए तो 1 मीटर इधर जाने में दूसरा पोजीशन है, 1 मीटर इधर आने में दूसरा पोजीशन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक साइड के पोजीशन को पॉजिटिव मान लेते हैं और दूसरे साइड के पोजीशन को निगेटिव मान लेते हैं। अब इधर वाला जो है, इधर वाला जो पोजीशन है वो प्लस कहा जाएगा, इधर वाला जो है वो माइनस कहा जाएगा। तो इससे हम लोग को इजीली पता चल जाएगा कि कहा जाएगा बॉडी का पोजीशन है +3, ये है राइट साइड में है ओरिजिन के, और -3 है तो लेफ्ट साइड में है ओरिजिन के। अब हम लोगों को समझना चाहिए कि बॉडी जब मूव करती है तो उसका पोजीशन चेंज होता है। तो इस चेंज इन पोजीशन को हम लोग क्या कहें, इसके लिए क्या फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करें। तो मोशन में हम लोग 2 तरह के फिजिकल क्वांटिटी को पहले डिफाइन करते हैं। एक को कहते हैं पाथ लेंथ या सिंपली डिस्टेंस, और दूसरे को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि यहां से कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो ये जो पूरा जो पाथ का लेंथ होगा, पूरे उसके रास्ते की लंबाई, इसको हम कहेंगे पाथ लेंथ या डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि ये कहां थी और कहां आ गई। तो जो इसका इनिशियल पोजीशन है और जो इसका फाइनल पोजीशन है, इसके बीच में जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और पूरे पाथ के लेंथ को कहते हैं डिस्टेंस। किसी भी एक्चुअल मोशन में डिस्टेंस हमेशा अधिक होता है या कम से कम डिस्प्लेसमेंट के बराबर जरूर होता है, क्योंकि बॉडी अगर सीधा जाए तो डिस्टेंस भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा। लेकिन अगर बॉडी ऐसे ऐसे जा रही है, एकदम स्ट्रेट नहीं जा रही है, तो देख रहे हैं आपके पाथ लेंथ ज्यादा हो जाएगा, ये दूरी ज्यादा हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट कम रहेगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट can never be
ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से अधिक नहीं हो सकता है। एक और बात है कि डिस्टेंस एक्चुअल मोशन में कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि बॉडी कहीं से भी कैसे भी चल के फिर वापस भी आ जाए तो डिस्टेंस, ये पाथ का लेंथ तो जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्योंकि बॉडी जहां है वहीं पर फिर चली आए तो इसका तो अपनी जगह से, इसके चेंज इन पोजीशन में तो कुछ हुआ ही नहीं, पोजीशन तो जो था वही रह गया। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, आप एक रन बनाए तो जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, लेकिन जब 2 रन बनाते हैं तो डिस्टेंस तो आपका डबल हो जाता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि आप जहां थे वहीं पर आ गए, अपनी जगह से तो हटे ही नहीं। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। आप कहेंगे कि ये स्केलर और वेक्टर क्या होता है? तो फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरह की होती हैं, एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको पूरी तरह कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जा सकता है, उनका पूरा वर्णन किया जा सकता है सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड से। जैसे डिस्टेंस है, आगे आप पढ़ेंगे स्पीड, आगे और पढ़ेंगे वर्क, एरिया, ये सब क्वांटिटीज क्या है, स्केलर है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी हैं कि सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड के बारे में बात की जाए, सिर्फ उनका साइज बताया जाए तो उससे पूरी बात उसकी समझ में नहीं आती है, वो पूरी तरह डिस्क्राइब्ड नहीं होते हैं, तो उनको कहते हैं वेक्टर। जैसे फोर्स, आप कहेंगे 5 न्यूटन का, न्यूटन फोर्स का यूनिट है, आगे पढ़ेंगे। तो जैसे आप कहें कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस बॉडी पर, तो पूरी बात तो नहीं समझ में आएगी कि ये बॉडी किधर जाएगी। 5 न्यूटन के फोर्स नहीं, 5 न्यूटन का फोर्स किधर लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, उस तरह से ना उसका इफेक्ट होगा। तो इससे क्या हुआ कि फोर्स को जब तक उसका डायरेक्शन नहीं बताया जाए, पूरी तरह से उसका डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ कि ये इस पर जो फोर्स लग रहा है उसका इफेक्ट क्या होगा, तो फोर्स क्या हुआ, वेक्टर। तो ये 2 तरह के फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय ओनली इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ए स्केलर। The quantity which can be described by its magnitude as well as its direction is called vector। तो ये स्केलर और वेक्टर 2 तरह की क्वांटिटीज होती हैं। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा वेक्टर है। क्यों वेक्टर है? कि आप कह रहे हैं कि ये एक बॉडी जो है 5 मीटर डिस्प्लेस हुई, तो 5 मीटर किस साइड में डिस्प्लेस हुई, 5 मीटर किधर, तब ना पता चलेगा कि उसका नया वाला पोजीशन क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन की जरूरत है, लेकिन डिस्टेंस के लिए कितना, कैसे भी डिस्टेंस इतना मीटर, हमारा मतलब वहां सिर्फ इसलिए ये होता है कि बॉडी ने कितना रास्ता तय किया है, किस डायरेक्शन में तय किया है, इससे हमारा कोई डिस्टेंस में मतलब नहीं होता है। इसलिए डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। जब कोई बॉडी मूव करती है तो कभी ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रही है, बहुत तेजी से मूव कर रही है,
और कभी कभी वो धीरे धीरे मूव करती है। फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग यूज करते हैं ये बताने के लिए कि कोई चीज धीरे चल रही है या तेज चल रही है। स्पीड और वेलोसिटी जब हम डिस्टेंस में डिवाइड करते हैं टाइम से या पाथ लेंथ में डिवाइड करते हैं टाइम से, तो हम उसे स्पीड कहते हैं। तो हम लोग स्पीड कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो फिर हम लोग वेलोसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड किया जाए तो वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी को हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्टेंस में अगर टाइम से डिवाइड करें स्पीड हुआ और डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड करें वेलोसिटी हुआ। तो चूंकि डिस्टेंस में डिवाइड कर रहे हैं टाइम से तो डिस्टेंस स्केलर है, तो स्पीड क्या हुआ? स्केलर हुआ। डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है, तो वेलोसिटी क्या हुआ? वेक्टर हुआ। अब स्पीड जो होता है, अगर एक बराबर किसी चीज का स्पीड है तो हम लोग उसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि स्पीड उसका कांस्टेंट है, स्पीड नहीं बदल रहा है, बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है। इफ ए बॉडी travels equal distances in equal time intervals, however the time interval be small, then its motion is called uniform motion. तो बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब हुआ, क्या अर्थ हुआ? इफ ए बॉडी does not travel equal distances in equal time intervals, then its motion is called non-uniform. अब जब non-uniform motion होगा तो उसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा, स्पीड बदलता रहेगा। जैसे सपोज करो कि एक गाड़ी बॉम्बे से दिल्ली जा रही है और बॉम्बे टू दिल्ली 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर है और उसे 20 आवर्स लग रहे हैं, तो उसका स्पीड आप निकालने के लिए 2000 किलोमीटर में आप 20 आवर का डिवीजन करेंगे, ये आएगा 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये 100 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड हुआ, क्योंकि आपने डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड किया है। लेकिन क्या यही स्पीड उसका रहा होगा एकदम दिल्ली से बॉम्बे तक जाने में? नहीं, ये कभी इससे अधिक भी रहा होगा, कभी कम भी रहा होगा। तो इसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हुआ? टोटल पाथ लेंथ या टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। उसी तरह से अगर किसी पूरे मोशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिवाइड किया जाए टाइम से, तो इसको आप क्या कहेंगे? एवरेज वेलोसिटी। तो स्पीड को समझना, स्पीड क्या है? डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर दिया आपने, पर यूनिट टाइम कितना उसने डिस्टेंस तय किया। लेकिन प्रैक्टिकली किसी बॉडी का, जो किसी मोशन में है कोई बॉडी, तो उसका स्पीड बदलता रहता है, कभी तेज हो जाती है, कभी धीरे हो जाती है। तो वहां पर एवरेज स्पीड निकालने का मतलब क्या हुआ कि हम टोटल पाथ लेंथ में टोटल टाइम इंटरवल डिवाइड कर दें। तो ये हुआ आपको स्पीड और एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। इन सब के बारे में आप अपने कॉन्सेप्ट्स ठीक रखिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में
हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे स्पीड पर, स्पीड से रिलेटेड या एवरेज स्पीड से रिलेटेड, डिस्टेंस से रिलेटेड और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। थैंक यू।